अपने देश में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे स्कैंडल हैं, जिनके आप जब पन्ने पलटते हैं तो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या वाकई कानून इतना अंधा है या ऐसी चीजें हो सकती हैं? या फिर पॉलिटिशियन, पुलिस, सीबीआई ये सब है क्या? ये सब अपने हिसाब से इसका यूज करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। लोकल पुलिस पे कई बार उंगलियां उठती हैं कि नेताओं के दबाव में काम करती है, और जब ज़्यादा उँगलियाँ उठती है तो कई बार मामला लोकल पुलिस से लेके सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन सीबीआई भी दूध की धुली हुई नहीं है, उस पे भी उँगलियाँ उठती है कि वो नेताओं और मंत्रियों के दबाव में काम करती है। आज की जो कहानी है, करीब 37 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इस कहानी की हकीकत क्या है, इस कहानी में कौन-कौन से अपराधी थे, उसका सच कभी सामने नहीं आया। और बड़ा आसान था इस सब सच को सामने लाना, कुछ नाम आ चुके थे। लेकिन कहते हैं कि इस पे एक एमएलए का कोर्ट है, उस एमएलए का ये कहना था कि अगर उस स्कैंडल को उस वक्त ना दबाया जाता तो शायद बिहार में सरकार चलाना मुश्किल था। कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती इस देश के इतिहास में जहां किसी एक कत्ल के मामले को दबाने और छुपाने के लिए 44 एमएलए, 44 एमएलए और 2 मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएं और कहें कि आप इस मामले को दबाइए, आप इस मामले को लोकल पुलिस और एसएसपी से लेके और सीबीआई को दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिरा देंगे और आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री इतना मजबूर कि उनके आगे वो झुकता है और मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है। सीबीआई भी इतनी महान कि उस वक्त जो उसने जांच की और जो आखिरी रिपोर्ट लगाई, उसे कानून या क्राइम की जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकता। बट ये सारी चीजें आ गई। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एक नाम, जिस नाम को लेके हमेशा बातें होती हैं, बॉबी स्कैंडल, बॉबी कांड। तो आज की कहानी बिहार के बॉबी कांड की है। पटना में एक महिला जिसका असला नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था, कुछ लोग प्यार से उसे बेबी कहते थे, लेकिन बॉबी के रिलीज के बाद उसका नाम बदल के बॉबी कर दिया गया। और ये शायद नाम मीडिया का ही दिया हुआ था इस स्कैंडल के बाद। पटना में 11 मई 1983 जो 2 न्यूज़पेपर, एक आज और एक प्रतीप, उस दिन फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छपती है। खबर ये थी कि बॉबी, जो निक नेम है, श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या कर दी गई है और लाश को कहीं दफना दिया गया है। अब आज भी बड़ा अखबार, प्रदीप भी बड़ा अखबार, और दोनों के फ्रंट पेज पर यह स्टोरी। और इस मौत की कहीं कोई जानकारी नहीं, ना पुलिस में कोई रिकॉर्ड, ना कहीं पे कोई एफआईआर। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क लेते हुए इन दोनों अखबारों ने बिना किसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के, बिना किसी अपने सोर्स के बिहाफ पे फ्रंट पेज पे यह स्टोरी छाप दी। खबर छपते ही कोहराम मच गया, क्योंकि कि पटना में उस वक्त सत्ता के गलियारों में जितने लोग थे वो सब जानते थे कि श्वेता निशा त्रिवेदी क्या है। वो बेहद पॉपुलर थी, बेहद मशहूर थी, खास तौर पर सचिवालय में। उसकी 2 वजह थी। एक, जो श्वेता थी, जो बॉबी, वो उस वक्त बिहार में जो एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो उस वक्त विधान परिषद की जो चेयर परिषद थी बिहार में, राजेश्वरी सरोज दास, कांग्रेस की एक दिग्गज नेता थी, एक बड़ी नेता थी, और विधान परिषद में चेयर पर्सन हुआ करती थी। उनकी गोद ली हुई बेटी थी श्वेता निशा त्रिवेदी, यानी कि बॉबी। तो उन्होंने गोद लिया हुआ था, और ये बाकायदा उस वक्त उन्हीं का जो सरकारी आवास था पटना में, राजेश्वरी सरोज जी को, तो उनके सरकारी बंगले में रहती थी। बाद में वो चूंकि चेयरपर्सन नहीं रही, लेकिन श्वेता निशा को नौकरी मिल गई थी विधानसभा में ही, और वो वहां पर सचिवालय में एक टाइपिस्ट के हैसियत से नौकरी करती थी। और विधानसभा, विधान परिषद, वहां सिर्फ नेताओं का आना जाना हर वक्त रहता है। और वहां पे श्वेता एक बेहद खूबसूरत महिला,
और उनकी खूबसूरती के उस वक्त बहुत चर्चे थे। बॉबी फिल्म ने उसको एक अलग नाम भी दिया। हालांकि उनका पहले एक शादी हुई, फिर डिवोर्स हो गया, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, एक बड़ी नेता की गोद ली हुई बेटी थी और विधान परिषद में नौकरी। उनका मिलना जो जुलना उठना बैठना तमाम बड़े नेताओं से। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के नेता और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1983 में मई से कुछ महीने पहले ही पटना में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा था, क्राइम बढ़ रहा था, छीना झपटी ये सब चल रहा था। तो उस वक्त के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर किशोर कुणाल को पटना का एसएसपी बनाया गया। किशोर कुणाल जो थे वो सिर्फ महीना भर हुआ था उन्हें पटना का एसएसपी का चार्ज लिए हुए। एक दबंग आईपीएस अफसर और एक नया जोश कुछ करने के लिए, समाज के लिए। और ईमानदारी की बातें ये थी कि किशोर कुणाल के लिए मशहूर था कि दबाव में काम नहीं करते, नेताओं की भी नहीं सुनते। तो इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कहिए कि जब बॉबी कांड हुआ उससे सिर्फ एक महीना पहले किशोर कुणाल पटना के एसएसपी बने। 11 मई 1983 को 2 अखबारों में एक खबर छपी कि विधानसभा में वहां पे एक टाइपिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक क्लर्क और जो एक बड़े कांग्रेसी नेता की गोद ली हुई बेटी की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई और उसकी लाश को दफना दिया गया। इस खबर पे किशोर कुणाल जो थे पटना के एसएसपी, उसकी नजर पड़ी। जब उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि ये खबर बड़ी है। चेक किया, फिर उनके जो अपने कुछ सोर्सेस थे उस सोर्सेस को क्रॉस चेक किया और फिर उन्होंने अपने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करो। इसके बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए कोई कंप्लेन देने के लिए आगे नहीं आया। मामला दर्ज करते हैं और उसके बाद जांच शुरू होती है। पता चलता है कि श्वेता को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि श्वेता क्रिश्चियन थी इसीलिए दफनाया गया। तो शुरुआती जब पूछताछ होती है उनकी मां से, जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी राजेश्वरी सरोज दास, तो पता चला कि 8 मई की सुबह ही श्वेता की मौत हुई थी और 8 मई की सुबह मौत के बाद इन्हें फौरन ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। किसी को कोई बात नहीं बताई गई। मौत के 2 सर्टिफिकेट आए। कमाल ये था और यहीं से शुरू होती है कहानी। 2 डॉक्टरों ने श्वेता यानी कि बॉबी की मौत की वजह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। एक डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा खून बहने की वजह से हेमोग्रिज, इसका जो भी इसका ऐसा ही कुछ है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरा डॉक्टर रिपोर्ट लिख रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। अब एक मरने वाली, उसके 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके 2 वजह है, एक रक्तस्राव से मौत और दूसरा हार्ट अटैक से मौत। यही बात काफी थी शक पैदा करने के लिए। इस रिपोर्ट के हाथ आते ही किशोर कुणाल ने फौरन फैसला किया कि कब्र से उस लाश को निकलवाएंगे। इसके बाद वो जरूरी इजाजत लेते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं। बॉबी की लाश को कब्र खोद कर बाहर निकाली जाती है। बाहर निकालने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उनसे जांच होती है। विसरा जो है वो रख ली गई थी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान, जो एक ऐसी मौतों में वो रखा जाता है। उस विसरा की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि असल में मौत की वजह ना हार्ट अटैक है और ना ज्यादा खून बहने से कुछ हुआ है, बल्कि मौत की जो वजह है असली वो है पॉइजन। यानी कि बॉबी की मौत सिर्फ दिल का दौरा पड़ने या ना ही ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी, बल्कि बॉबी की मौत की वजह का खुलासा बिसरा रिपोर्ट जहर देकर होने से हुई थी। ये बिसरा रिपोर्ट खुलासा कर रहा था। अब जब ये चीज सामने आई तो फिर एसएसपी किशोर कुणाल को लगा कि ये पूरा मामला कत्ल का है, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, यहां तक कि बॉबी के मां ने भी नहीं। अब एसएसपी किशोर कुणाल ने अपनी तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया। बहुत सारी चीजें उन्हें भी मालूम थी बॉबी के बारे में और उन्हें लगा कि यह मामला बड़ा है। इसके बाद जब जांच की गई तो कई चीजें सामने आई। पता चला कि
बॉबी चूंकि सरकारी बंगले में रहती थी और उसी बंगले में एक आउट हाउस था। उट हाउस के कुछ दो लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया अपनी टीम को बुलाकर, और उन दोनों लोगों ने जो बताया वो कहानी ये थी कि 7 मई को शाम के करीब उस वक्त कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे बिहार में, राधा नंदन झा, उनका बेटा रघुवर झा ये पहुंचता है आउट हाउस में, यानी बॉबी के घर, और बॉबी से मिलने के लिए, और अपने साथ वो कुछ लेकर आया था। इसके कुछ देर के बाद करीब रात होते होते बॉबी को पटना के ही आईजीएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो भी एक एमएलए की गाड़ी में। और उसी हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे के आसपास, 8 तारीख की सुबह 4 बजे 1983 में बॉबी दम तोड़ देती है। आनंद फानन में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है और गुपचुप तरीके से उसे ले जाकर कदमकुआ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, ये कहते हुए कि चूंकि वो क्रिश्चियन थे। 3 दिन तक दुनिया को बॉबी की मौत की भनक तक नहीं लगती, ये खबर कहीं लीक नहीं होती। वो तो 11 मई को पहली बार पटना के 2 बड़े अखबार जब बॉबी के मौत का खुलासा करते हैं तब सबको पता चलता है। उसके बाद खुद बिहार पुलिस संज्ञान लेती है, फिर जांच करती है। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो आउट हाउस के जो लोग थे उनको उठा लिया, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया ताकि वो बाद में मुकर न जाए। और फिर इधर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि नेताओं को ये पता चल चुका था कि बॉबी कांड की जांच किशोर कुणाल कर रहे हैं और वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। 2 लोग आउट हाउस से गए। पुलिस ने ये एक प्लान के तहत 164 के तहत उन सब का बयान लिया। वो कत्ल में शामिल नहीं थे, उन्हें छोड़ा गया, वापस आए। अब एक एक कर सारे नेता जिनका दिल धक धक कर रहा था, उन लोग को लग रहा था इन दोनों ने क्या क्या बताया, कौन आता है कौन जाता है, बॉबी से कौन कौन मिलता है, उन सब की जान आफत में आ गई। एक बहुत बड़ा नेता का वर्ग उस वक्त के बॉबी का मिलना जुलना था। अब जब हरेक को लगा कि अब तो कत्ल की जांच हो रही है, उसके बाद बॉबी के साथ रिश्तों को लेकर अब जांच हो रही है, तो सारे नेताओं में एक बेचैनी सी फैल गई। किशोर कुणाल के बारे में उन सबको भी पता था, तो प्रेशर पहले डाला गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र उस टाइम मुख्यमंत्री थे। उस दबाव के बाद उन्होंने किशोर कुणाल एसएसपी को अपने पास बुलाया और कहा इस मामले में क्या है। एक जगह इंटरव्यू में किशोर कुणाल ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि आपके का चरित्र अभी तक साफ है, इस केस में आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, लेकिन यह केस नहीं एक शोला है, एक आग है। अगर आप इसमें आग हाथ डालेंगे तो आप जल जाएंगे। किशोर कुणाल का कहना है कि ये सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उससे कुछ नहीं कहा और कहा आप जाइए अपना काम कीजिए, और किशोर कुणाल वहां से लौट गए और जांच में लग गए। 2 लोगों की गवाही, आउट हाउस के जो लोग थे बाकी लोगों के नाम खुलासा हो गए। पटना पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी और एक बहुत बड़ा स्कैंडल अब सामने आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता, जब नेताओं को लगा कि अब ये सारा भांडा फूट सकता है, मीडिया में नाम आएगा, तो इसी दौरान 44 एमएलए और 2 मंत्री कांग्रेस सरकार के उस वक्त के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर ये मामले की जांच इसी तरह होती रही तो आपकी सरकार गिरा देंगे और हम लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसके लिए इस मामले की जांच आप सीबीआई को सौंप दीजिए। मुख्यमंत्री जगन्नाथ प्रसाद जवाब में आ गए। कहते हैं उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्हें भी स्कैंडल के बारे में जानकारी थी और स्टेट में अब सरकार भी बचाने की बात थी क्योंकि बगावत हो गई थी। तो मजबूरी में 25 मई 1983 को, यानी कि समझिए 7 मई को हॉस्पिटल ले जाया गया, 8 मई को खबर मौत हुई, 11 तारीख को खबर छपी और 25 मई
1983 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। किशोर कुणाल तब लगभग जो उसके गुनहगार थे उसको गिरफ्तार करने के बिल्कुल करीब थे। 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर ये वो थे जो मुख्यमंत्री के पास गए थे। पर कहीं कहीं से ये खबर आती है कि पीछे से करीब 60 लोगों का और प्रेशर था। तो ऐसे 100 नेता थे जो नहीं चाहते थे कि बॉबी के मौत का सच कभी सामने आए। इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई कि इतने बड़े तादाद में लोग बॉबी को जानते थे, बॉबी के इर्द गिर्द थे, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। कहते हैं अगर ये सामने आ जाता तो बिहार में खैर कांग्रेस की सरकार भी ना होती और उसके बाद जो वहां हश्र होता वो और भी अजीब होता। लेकिन एक चीज जो जिसने सबको हैरान किया, उस वक्त बिहार में बेशक सरकार कांग्रेस की थी लेकिन विपक्ष के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। उस वक्त जो जांच चल रही थी उसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पटना पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जो पावर में होता है विपक्ष में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उस वक्त कर्पूरी ठाकुर ने उल्टे पटना पुलिस पर ही दबाव बनाया और उसके जांच पर सवाल उठा दिया और विपक्ष के लोग भी सरकार के साथ हो गए थे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा एक जाल था जिसका हश्र ये हुआ कि इसके बाद ये मामला सीबीआई को चला गया। अब यहां से खेल सीबीआई का शुरू होता है। सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें इस पूरी स्कैंडल के बारे में जानकारी थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको लेकर सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठती है, लेकिन जो सबसे खराब केसों में गिनती आती है वो है ये बॉबी कांड, जिसको लेकर लोग हंसते हैं सीबीआई के ऊपर। इसकी वजह है जब सीबीआई ने इस मामले को लिया तो शुरुआत में जो कुछ ईमानदार ऑफिसर थे उन्होंने पटना पुलिस से संपर्क साधा। किशोर कुणाल ने इन्वेस्टिगेशन की थी पहले, उन्होंने कहा भी कि आपने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, जिस तरह से लाश निकाली, फॉरेंसिक एविडेंस ये सब बाकी सब कलेक्ट किया, आउट हाउस के लोगों को उठाया, उसके बाद नाम आए 40-50 नेताओं के। लेकिन फिर लगा कि सीबीआई में एक दो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसे हटा दिया गया और जो करप्ट ऑफिसर थे उनको ये जांच दे दी गई। रिकॉर्ड पे है ये कैसे अफसर को इनमें डाला गया, जिसे बता के कहा गया था कि इस केस पर मेहनत नहीं करना है। दिल्ली में बैठकर उन्होंने एक कहानी बनाई। दिल्ली से कोई भी टीम पटना इस मामले की जांच करने के लिए नहीं आई थी। सीबीआई का कोई भी आईओ मौकाए वारदात पर नहीं गया, ना इस हॉस्पिटल में गया, ना उस आउट हाउस पर गया, ना उस कब्रिस्तान में गया जहां से लाश निकाली गई थी, ना विटनेस से मिला, ना क्रॉस चेक किया। दिल्ली में बैठकर एक कहानी बनाई गई और कहानी क्या बनी कि बॉबी का कत्ल नहीं हुआ बल्कि बॉबी ने खुदकुशी की है। अब खुदकुशी में भी यहाँ पे भी उस वक्त ऐसी बचकानी जो दलील दी गई जिसको लेकर आज अगर ये होता तो शायद इस केस की धज्जियां उड़ जाती। पहली ये थी कि बॉबी ने जो खुदकुशी की वो कैसे की, तो मेलाथियोन नाम की एक कीटनाशक दवा पी थी ये कहा गया, और उसी में फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसने सेंसेबल नाम की एक टेबलेट खा ली थी। अब सेंसेबल टेबलेट जो है वो कब्जियत के लिए होती है, तो एक सवाल उठा कि सेंसेबल टेबलेट खाने से आदमी की मौत हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन सीबीआई ने अपने केस में दलील दी कि बॉबी किसी एक लड़के से प्यार करती थी। एक सुसाइड नोट भी बनाया गया जो पूरे केस में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कभी सामने नहीं आया, लेकिन सीबीआई इसे लेकर आती है। तो कहानी ये थी कि बॉबी एक लड़के से प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लड़के ने शादी करने से मना कर दिया और इसी गम में बॉबी ने सुसाइड कर दिया और उसने सेंसेबल नाम की टेबलेट या फिर मेलाथियोन नाम की कीटनाशक दवा पी ली। ये कहकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। अब कमाल कोर्ट का भी देखिए, कोर्ट ने सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कोई सवाल नहीं किया और ये मान लिया कि हाँ इसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, बॉबी ने सुसाइड ही किया है, इसलिए बाकी इस केस की किसी जांच की जरूरत नहीं है। और सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को मानते हुए अदालत ने इस रिपोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी सीबीआई ने आरओसी केस में भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आरओसी को कैसे मारा, किसने मारा।
लेकिन गाजियाबाद के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया था और कहा कि आपकी ये क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट है जिस पर मुकदमा चला। डॉक्टर आरुषि तलवार के जो माँ बाप हैं उन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। और उस जमाने में सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत तक ने मुहर लगा दी और इसका मतलब है कि नीचे से लेके ऊपर तक इस पूरे केस में जो हुआ वैसा कहस से बहुत कम होता है। और यही वजह है कि लगभग 38-37 साल हो गए इस बात के, इस 37-38 साल बाद भी बॉबी का सच कभी सामने नहीं आया। ये बिहार के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक है, या फिर इसे सेक्स स्कैंडल भी कह सकते हैं। न मालूम कितने दर्जन नेता इसमें नप जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसकी आंच फिर भी गिरी, वैसे नहीं ऐसे। इस कांड के 3 महीने के बाद जब मामला सीबीआई को सौंपा गया, ये मई में हुआ था 1983 में, और 14 अगस्त 1983 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी और उन्हें कांग्रेस आला कमान ने हटा दिया और उसकी जगह चंद्रशेखर सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त किशोर कुणाल को भी उसके पद से हटाने के लिए बहुत कोशिश की नेताओं ने, लेकिन पब्लिक का पूरा सेंटीमेंट किशोर कुणाल के साथ था, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज में सक्षम नहीं हो पाए। तो किशोर कुणाल एसएसपी बने रहे, हालांकि फिर बाद में उनका तबादला। लेकिन आज की तारीख में यह है कि कानूनी दस्तावेजों में बॉबी की मौत का सच क्या है ये नहीं मालूम। जिसे पटना पुलिस ने मर्डर बताया, सीबीआई ने उसे आत्महत्या बताकर केस क्लोज कर दिया। खैर, आज कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।